अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 9th क्लास बायोलॉजी लेक्चर नंबर 2 रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। बायोलॉजी का दूसरे साइंसों से क्या ताल्लुक है, अब हम इस बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो साइंस जो है ये एक ही टर्म यानी ये एक ही बुक के तौर पर पढ़ी जाती थी और इसकी फर्दर ब्रांचेस नहीं थी, लेकिन अब जो है वो ज़माना तरक्की कर चुका है तो इसके फर्दर मोर ब्रांचेस आ चुकी हैं। तो सबसे पहले इसकी जो ब्रांच है वो होगी बायोफिजिक्स, यानी बायो का और फिजिक्स का आपस में क्या इंटरलिंक्ड है, इसमें हम ये पढ़ेंगे। तो इसमें इस ब्रांच में हम क्या है कि फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे कि वो बायोलॉजिकल फिनोमिनास के लिए कैसे काम कर सकते हैं और दोनों का क्या आपस में इंटरलिंक्ड है। तो इसकी एग्जांपल में देखें कि लीवर जो कि फिजिक्स का इस्तेमाल हो रहा है फिजिक्स में, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल, और एनिमल्स में बायोलॉजी में लिम्स का वर्किंग प्रिंसिपल, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। लिहाजा जो बायोफिजिक्स है इसमें देखें ये क्या है, ये स्टडी है प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स की जो कि एप्लीकेबल है बायोलॉजिकल फिनोमिनाज के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री में भी हम यही पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनका बायोलॉजी से और लिविंग ऑर्गेनिजम्स से क्या रिलेशन है। तो जो बायोकेमिस्ट्री है ये स्टडी होती है कि केमिस्ट्री में जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, जो प्रोसेसेस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उनको हम स्टडी करते हैं। इसकी एग्जांपल में जो है वो मेटाबॉलिज्म है, फोटोसिंथेसिस का और रेस्पिरेशन का, दोनों में ही जो है वो केमिस्ट्री का इल्म जो है वो शामिल होगा। तो चूँकि फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स में हो रही है और रेस्पिरेशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रही है, चूँकि हैं तो दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स भी और प्लांट्स भी, लिहाजा जो है वो बायो और केमिस्ट्री दोनों ही इसमें इन्वॉल्व हैं, दोनों के ही प्रोसेसेस इसमें इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट बायोमैथमेटिक्स, और इसका दूसरा नाम बायोमेट्री है। तो बायोमैथमेटिक्स में हम बायोलॉजिकल प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे और मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स को इस्तेमाल करके हम बायोमेट्री की स्टडी करेंगे। ये जो है ये डाटा को एनालाइज करने में, इकट्ठा करने में, जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो डाटा है उसको हम इकट्ठा करते हैं, तो उसके लिए हमें मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं जिसके लिए हम बायोमेट्री को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे बायोजियोग्राफी की तरफ। तो बायोजियोग्राफी में जियोग्राफी बेसिकली जो है वो रिलेटेड टू लैंड है, जियोग्राफिकल एरिया। उसमें हम ये देखेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस किस माहौल में, किस किस रीजन में रह रही हैं, कौन कौन सी उसकी स्पीशीज मौजूद हैं और वो किन किन इलाकों में सरवाइव कर रही हैं। तो ये जो स्टडी है बायोजियोग्राफी की, ये है अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, जो डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वो कहाँ कहाँ वकूफ़ पज़ीर हैं, कहाँ कहाँ वो तकसीम हो चुकी हैं, दुनिया के किस किस इलाके में वो सरवाइव कर रही हैं। तो इसमें क्या है, मुख्तलिफ किस्म के हमें करैक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, एक तो जियोग्राफिकल रीजन्स के और फिर उन जियोग्राफिकल रीजन से रिलेटेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स से। नेक्स्ट हम चलते हैं बायो इकोनॉमिक्स की तरफ। तो इसमें क्या है कि इकोनॉमी और बायो दोनों का इंटरलिंक्ड ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस लिहाज से हमारे लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं हैं, ये हमारी इकोनॉमी को किस तरह से बढ़ा रही हैं या नहीं बढ़ा रही हैं। तो ये जो है वो स्टडी है ऑर्गेनिजम्स की, उनके इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यूज के साथ। इसकी एग्जांपल जो है वो फॉर एग्जांपल वीट है, गंदम की हम बात करते हैं तो जो फार्मर्स हैं वो वीट ग्रो करवाते हैं और फिर जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो उसको सेल आउट कर देते हैं। तो इसमें एक यील्ड निकाली जाती है कि उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी है और इसकी प्रॉफिट वैल्यू कितना है। तो ये इस लिहाज से जो है वो बायो इकोनॉमिक्स का भी लिंक्ड है, ये आपस में जो है वो इंटरलिंक्ड है। नेक्स्ट हम चलते हैं कैरियर्स इन बायोलॉजी की तरफ के बायोलॉजी में कौन कौन से शोबाजात हैं जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इतना जो है वो बैचलर लेवल्स और हायर लेवल्स तक स्टडी कर रहे हैं, तो जो है वो उनके फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत सारे ऐसे कैरियर्स हैं जिनको वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो बायोलॉजी का सबसे पहला जो कैरियर है वो मेडिसिन है। मेडिसिन में जो है वो हम क्या करेंगे कि मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस करते हैं, फिर उनका ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी मेडिसिन जो हैं वो यूज़ हो रही होती हैं। मेडिसिन के साथ साथ ही सर्जरी का कैरियर भी है, सर्जरी का शोबा भी है।
تو اس میں کیا ہے کہ مختلف باڈی پارٹس جو ہیں ان کی سرجری کی جاتی ہے، یعنی کہ انہیں ریپیئر کیا جاتا ہے، انہیں ریپلیس بھی کیا جاتا ہے، انہیں باڈی سے ریموو بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے شعبہ جات جو ہیں، یہ سارے پروسیسز جو ہیں وہ سرجری میں ہو رہے ہیں۔ اس کی ایگزامپل میں جو ہے وہ ہم کڈنی اسٹونز کے بارے میں بتاؤں گی کہ جو کڈنی اسٹونز ہیں وہ ریموول کیے جاتے ہیں، یعنی باڈی سے نکالے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کڈنی کی ٹرانسپلانٹیشن یعنی اس کی ریپلیسمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیور کی بھی یہ ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارا جو کام ہے یہ ہم اس پروفیشن کو تبھی اڈاپٹ کریں گے جب ہمارے پاس MBBS کورس ہوگا، یا وہاں تک کہ جو ہے وہ ہمارے پاس اسپیشلائزیشن ہوگی۔ تو اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ MBBS کورس کریں گے، پھر آفٹر دس وہ اسپیشلائزیشن کریں گے تو اس شعبے کو وہ اڈاپٹ کریں گے۔ نیکسٹ کیریئر فشریز کا ہے۔ فشریز میں ہم فشز کی پروڈکشن کے بارے میں، ان کی جو ہے وہ کنزرونگ کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے پاس، یہ جو پروفیشن ہے، یہ فشز کی مختلف ورائٹیز جو ہیں وہ ان کی کوالٹی اور ان کی کوانٹٹی کے بارے میں ہمیں مختلف آئیڈیاز دے گا، ہمیں جو ہے وہ مختلف طریقے بتائے گا کہ کیسے ہم فشز کو جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں اپنے پاس، کیسے ان کی جو ہے پروڈکشن کم کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس کیا اس شعبے کا فائدہ ہے۔ تو یہ جو پروفیشن ہے یہ ہم بیچلرز یا ماسٹر لیول اسٹڈی جو زوالوجی اور فشریز میں ہیں تبھی ہم اس پروفیشن کو اڈاپٹ کریں گے۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں ایگریکلچر کی طرف۔ تو یہ جو ایگریکلچر کا شعبہ ہے یہ ہمارے پاس اینیملز اور کراپس وغیرہ سے ریلیٹڈ ہے، یعنی فوڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ مختلف کراپس یا اینیملز کی بیٹرمنٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کون سے اینیملز جو ہیں وہ جن کو ہم پالیں گے تو وہ ان سے ہمیں جو ہے وہ اچھی فوڈ ملے گی، یعنی میٹ ہے، ایگ ہے اور ملک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں اینیمل سے ملیں گی۔ سملرلی جو کراپس ہیں وہ اگر ہم اچھی قسم کا سیڈ سو کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ اچھی فصل بھی ملے گی۔ تو یہ ساری اسٹڈی جو ہے وہ ہم ایگریکلچر میں پڑھتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ بہت ساری کراپس ہیں لائک ویٹ، رائس، کارن، اور اینیملز بھی ہیں لائک بیفلو، کاؤز، گوٹس ایٹسٹرا۔ لیکن پاکستان میں جو ہے، پاکستان کی یونیورسٹی جو ہیں یہ کورسز، ایگریکلچر کورسز کرواتی ہیں لیکن ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کے بعد ہی۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں اینیمل ہسبینڈری کی طرف۔ اینیمل ہسبینڈری میں بھی ہم اینیملز کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، ان کی بریڈنگ، ان کی ٹیک کیئر اور ان کی سیونگ کے بارے میں۔ تو اس میں جو ہے وہ مختلف جانوروں کو ہم ان کے ڈومیسٹک اینیملز جو ہیں جیسے کہ کیٹل اور شیپ وغیرہ ہیں، ان کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کس حد تک ان کی دیکھ بھال کر کے اور ان سے اچھی کوالٹی کی اور اچھی کوانٹٹی کی فوڈ ہمیں مل سکتی ہے۔ تو اس میں جو پروفیشنلز ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ اس شعبے کو تبھی اڈاپٹ کریں گے جب ہائر سیکنڈری ایجوکیشن بایولوجی میں ہوگی ان کے پاس۔ نیکسٹ ہارٹیکلچر ہے۔ ہارٹیکلچر یہ جو ہے یہ باغبانی سے ریلیٹڈ ہے، یعنی باغبانی میں باغ میں جو ہے مختلف پودے، مختلف قسم کے جو ہے وہ پلانٹس ہوتے ہیں، کچھ فوڈ پلانٹس ہوتے ہیں، کچھ آرنامنٹل پلانٹس ہوتے ہیں۔ تو ان کی نئی نئی ورائٹیز، ان کی پیداوار کے لیے جو ہے وہ تجویز کی جاتی ہے، بیٹرمنٹ کے لیے بہت ساری ورائٹیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو یہ جو شعبہ ہے یہ تبھی اڈاپٹ ہوگا جب ہائر سیکنڈری ایجوکیشن ہوگی۔ نیکسٹ فارمنگ کی طرف چلتے ہیں۔ فارمنگ یعنی کہ اس میں ہم کھیتی باڑی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس فارمز جو ہے وہ کھیتی باڑی والے ہی نہیں، اس میں فروٹ فارمز بھی ہو سکتے ہیں اور اینیمل فارمز بھی ہو سکتے ہیں، دونوں طرح کے فارمز ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم اینیمل فارمز کی پہلے بات کرتے ہیں کہ اس فارم میں مختلف قسم کے جانوروں کو ہم رکھتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، پھر ان کی بریڈنگ ٹیکنالوجیز بھی ہوتی ہیں تاکہ جو ہے وہ فردر مزید اچھی پروٹین والے، اچھی دودھ، اچھے گوشت والے جو ہے وہ زیادہ مقدار میں ہمارے پاس گوشت ہوں، انڈے ہوں، تو اس قسم کے ہم جانور اس فارم میں پالتے ہیں۔ اس میں پولٹری فارمز بھی ہیں۔ جو پولٹری فارمز ہیں اس میں ہم چکنز کو رکھتے ہیں اور ان سے ایگز اور میٹ وغیرہ ہمیں ملتا ہے۔ سملرلی جو فروٹ فارمز ہیں ان میں ہم کیا کرتے ہیں، پلانٹس کی فردر مور زیادہ جیلڈ گرو کرواتے ہیں اور تاکہ ہماری جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے۔ اور جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ اس میں 3 طرح کے کورسز کر سکتے ہیں، ایک ایگریکلچر بھی ہو سکتا ہے، اینیمل ہسبینڈری بھی ہو سکتا ہے اور فشریز بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تینوں کورسز بھی ہو سکتے ہیں اور
नेक्स्ट हम चलते हैं फॉरेस्ट्री की तरफ। फॉरेस्ट्री यानी कि जंगलात की देखभाल है। तो फॉरेस्ट्री में क्या है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो जंगलात की देखभाल करते हैं और गवर्नमेंट को ये तजवीज़ करते हैं कि वो किस तरह जो है वो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट जो है वो ग्रो करवा सकते हैं। तो ये बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इन कोर्सेज़ के बारे में, इन कोर्सेज़ की हमें तालीम देते हैं और ये तालीम हमें हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी आफ्टर बैचलर लेवल ऑफ स्टडी इन ज़ूलॉजी एंड बॉटनी होगी। नेक्स्ट हम चलेंगे बायोटेक्नोलॉजी की तरफ। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है ये हमारे पास सबसे लेटेस्ट प्रोफेशन है बायोलॉजी में। जो बायोलॉजिस्ट स्टडी हैं वो क्या करते हैं, जो वो मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी करते हैं उनके यूज़फुल प्रोडक्ट्स के लिए और प्रोडक्शन के लिए। ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज हमें हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद ही करवाएंगी बॉटनी या फिर ज़ूलॉजी में। नेक्स्ट हम चलेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि कुरान और बायोलॉजी से रिलेटेड है कि बायोलॉजी का और कुरान का आपस में क्या ताल्लुक़ हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने हर चीज़ को पानी से बनाया है और हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है यानी साइटोप्लाज्म के अंदर वाला जो लिविंग सेल में मौजूद प्रोटोप्लाज्म है वो 60 to 70% जो है वो पानी से मिलकर बना हुआ है। तो इस आयत से ही हमें पता चल जाएगा कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनका ओरिजिन क्या है, उनके निकलने की जो जगह है वो एक कॉमन ही है यानी कि पानी से ही। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि मैंने तमाम जानवरों को पानी से ही बनाया है, तो हमारा ओरिजिन भी जो है वो वाटर ही है। अगली में क्या है कि अल्लाह ताला ने इंसान को खनकती हुई मिट्टी से बनाया है। फिर है कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक गोश्त के लोथड़े से बनाया है, नुतफ़े से बनाया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास एक कॉमन ओरिजिन के बारे में बताएंगी जो कि वाटर है। नेक्स्ट हम चलेंगे मुस्लिम साइंटिस्ट्स की तरफ, जो मुसलमान साइंसदान हैं। तो मुसलमान साइंसदान जो हैं वो यहाँ बेसिकली 3 बताए हुए हैं जिन्होंने साइंस में बहुत अहम किरदार अदा किया है और साइंस में बहुत कामयाब रहे हैं। पहला जो है वो जबर बिन हयान है, दूसरे नंबर पे हैं अब्दुल मालिक अस्मा और तीसरे नंबर पे हैं अबू अली सीना। तो इन्होंने क्या किया है कि पौधों और जानवरों के जो मौजूदा इल्म है उसमें बहुत सारी तरक्की की है और बहुत सारे हमें ऐसी मालूमात पहुँचाई हैं जिनसे हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम जबर बिन हयान के बारे में देखेंगे। जबर बिन हयान जो है वो 721 to 815 AD है, लेकिन जो है वो ये ईरान में पैदा हुए हैं और इराक़ में उन्होंने मेडिसिन की प्रैक्टिस की है। नेक्स्ट क्या किया है कि उन्होंने केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी एक्सपेरिमेंटल तहकीकात को तारुफ करवाया है, उनका तारुफ करवाया है और बहुत सारी किताबें जानवरों और पौधों पर लिखी हैं। तो उनकी 2 मशहूर किताबें हैं, एक है अल नबातात जो कि पौधों से रिलेटेड है और एक है अल हैवान और ये जानवरों से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे मुस्लिम साइंसदान की तरफ, अब्दुल मालिक अस्मा 742 828 AD। अब्दुल मालिक अस्मा को जो है वो पहला मुस्लिम साइंसदान माना जाता है जिन्होंने जानवरों के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से स्टडी किया और उन्होंने जो है वो अपनी 4 मशहूर किताबें लिखी हैं, अल इबल कैमल के बारे में, अल खील हॉर्स के बारे में, अल वहूश एनिमल्स के बारे में और खलकुल इंसान के बारे में। तो ये इनकी 4 मशहूर किताबें हैं। नेक्स्ट तीसरे मुस्लिम साइंसदान अबू अली सीना है 982 1037 AD। जो अबू अली सीना है उन्हें मेडिसिन का बानी माना जाता है और मगरिब में इन्हें एविसीना भी कहा जाता है। जो अबू अली सीना है ये एक फिजिशियन यानी तबीब थे, फिलोसोफर थे, एस्ट्रोनॉमर यानी कि इल्म नजूम भी रखते थे और इसके साथ साथ शायर भी थे। और इनकी एक किताब जो है वो बहुत ही मशहूर है, अल कानून फिल तिब। तो इस किताब को मगरिब में मेडिसिन की मशहूर किताब यानी कि एक बादशाह माना जाता है कि इस बुक में जो है वो इस किताब में मेडिसिन का सारा इल्म मौजूद है।